ओके। तो मिस्टर अर्शदीप देखिए, मतलब मैं ट्राई करूंगा यार अगले 50 मिनट 1 घंटे में डिफ्रैक्शन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको करा दूं। आज तक की जो भी हमने डिफ्रैक्शन की जितने भी फंडे हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे हमारे लिए यूजफुल होंगे। मैं फटाफट आपको पहले एक फोटो दिखा देता हूँ डिफ्रैक्शन की। ये फोटो देख के आपको काफी आराम मिलेगा। फोटोग्राफ दिख रही है मिस्टर अर्शदीप? फोटो दिख रही है? यस सर, दिख रही जी। तो ये जो फोटो है सर, ये डिफ्रैक्शन की फोटो है। ये डिफ्रैक्शन की फोटो को बार बार मैं आपके सामने शो करता रहूंगा। सिर्फ एक चीज याद रखिए कि जो कैलकुलेशन होती है ना यार, वो जो कैलकुलेशन मैंने की है या यूजुअली बुक्स में की जाती है वो ये मान के की जाती है कि ये जो डिफ्रैक्शन जो हो रहा है ये वर्टिकल हो रहा है। सुधा जी समझ आ गया? मैं समझ गया। इज इट है। क्लियर? यस सर, समझ आ हाँ जी। तो मैं आपको रफली बता देता हूँ यार, रफली क्या हो रहा है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे रफली कुछ ऐसा हो रहा है कि ये यहाँ पर स्लिट है और आप ऐसे मान लीजिए कि ये सामने स्क्रीन है। ये फॉर्म हो रही है यार, ये वाली जो फोटो है ये है सेंट्रल ब्राइटनेस। इसके बाद ये एक ब्राइटनेस है, इसके ऊपर नीचे ये ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस है, ये सारी की सारी ब्राइटनेस है। अगर आपको ये फोटो समझ आ जाएगी तो आगे का जो भी ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली आपको समझना शुरू हो जाएगा। इसको सेंट्रल ब्राइटनेस बोला जाता है। आपको खुद बड़ा ऑब्वियस है। ये मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ पर हो रही है, मैक्सिमम ब्राइटनेस। ये बाकी की जो ब्राइटनेस है इसको बोला जाता है सेकेंडरी ब्राइटनेस। मित्रों नहीं समझ में आया? ऑब्वियस है, आपके सामने नजर आ रहा है। सरदार जी को डाउट है? नहीं सर। और इसके बीच बीच में यार ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये डार्कनेस के पॉइंट्स हैं। ये डार्कनेस के पॉइंट्स हैं। ये डार्कनेस के पॉइंट्स हैं। ये फोटो अपने सामने, मतलब जब भी आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप काफी कंफ्यूज होंगे, तो ये फोटो अपने साथ रखिए। मैं जो फोटो आपके सामने अभी बनाऊंगा या आपको दिखाऊंगा उसमें मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगा कि ये स्क्रीन है, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइटनेस, मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ पर होगी। यहाँ पर ऐसे मैं स्लिट आपको शो करूंगा और फिर स्लिट से वो पार्ट 1 में हमने बड़ा जबरदस्त ज्ञानबाजी की है। 2-3 लेक्चर उसी पे चले गए। यहाँ पर सेंट्रल ब्राइटनेस है, पाथ डिफरेंस 0 है। उसके बाद ये पहला ब्राइट स्पॉट, मतलब सेंट्रल ब्राइटनेस के बाद पहला ये ब्राइट स्पॉट, फिर पहला ये डार्क स्पॉट। तो ये सब ज्ञानबाजी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं समझ एनी डाउट लेयर? ये फोटो समझ आ गई आपको? क्योंकि अगर आपको फोटो समझ आ गई तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं समझ आर वी क्लियर? मैं अभी आपको समझा देता हूँ क्योंकि अभी लिंक बना हुआ है तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आपकी बुक में ना यार ऐसे करके ना एक डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो डायग्राम ना बड़ा ऑब्वियस ही है। ये फोटो के साथ बड़ी जल्दी समझ आ जाता है। ये ना यार ऐसे करके बनाते हैं, इसको बोला जाता है ये ना इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक डायग्राम है। इसका मतलब सिर्फ ये है, मतलब अगर आप बच्चे को दिखाओगे छोटा बच्चा भी समझ आएगा। यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आपको नजर आ रही है, वो ये वाली चीज है। इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर ये वाली ब्राइटनेस है। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, वो जो इंटेंसिटी है ब्राइटनेस की वो कम होती जाती है। मित्रों कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है? सुधा जी नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। समझ आ गया। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब आपके सामने यार मैं फॉर्मूलाज की एकदम मॉनसून कर दूंगा आपके सामने। छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे। आप उन फॉर्मूलाज को तभी समझ पाएंगे अगर आपके फंडे क्लियर हैं। मैं आपको पहले बता दिया अपनी तरफ से यार, जितना हो सके मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। कुछ बेसिक से फंडे जो मैं आपके साथ यूज करूंगा वो ये हैं कि थीटा जब स्मॉल होता है तो थीटा साइन थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल tan थीटा के हो जाता है। सरदार जी नहीं समझ में आया? समझ में आया। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आप थोड़े से छोटे छोटे ग्राफ्स समझते हैं, ये साइन थीटा का कर्व होता है। क्योंकि ये फंडा आप मैथ्स ठीक वाले हैं तो है। मैथ्स वाले को भी पता होना चाहिए।
ये साइन थीटा का कर्व है, अप्रोक्सीमेटली ये टैन थीटा का कर्व है। और ये कर्व है, मतलब आप ऐसे मानिए कि ये जो कर्व है ये है, जैसे हम y इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं, ये वो वाला कर्व है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है क्या? ये वाइज समझ में नहीं आया। ओके, मेक सेंस। ये 45 डिग्री है, ये x है, ये y है। तो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स ही तो होगी। नहीं समझ में आया? सरदारी कोई डाउट है? ठीक है, ठीक अब है। क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है वो थीटा का एक्सिस है, और ये ये जो लाइन है इसकी मैं इक्वेशन अब लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू थीटा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो यार। नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो भाई। ये जो कोऑर्डिनेट है ये थीटा का है और ये y का है, ये साइन थीटा है। सरदार जी समझ आ गया? Yes, ये जो कर्व है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा जो कर्व है, ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू tan थीटा का है। सरदार जी समझ आ गया? और yes, ये जो कर्व है, ये ये जो कर्व है, ये कर्व है y इज इक्वल टू थीटा का। सरदार जी को डाउट है? मुंह में हाथ नहीं। सरदार जी अभी भी डाउट है? नहीं है डर। अगर आप ये वाला रीजन देखेंगे, ये वाला रीजन देखेंगे, ये रीजन में थीटा, tan थीटा और साइन थीटा सबकी वैल्यू सेम ही है। नहीं समझ में आया? समझ में आया। ये यूजुअली समझाया नहीं जाता, गुप्त ज्ञान आपको दिया जा रहा है। तो जब थीटा इज स्मॉल तो ये एजम्पशन आप मान सकते हैं। ये पहली चीज आपने याद रखनी है। अभी जब मैं पूरी स्टोरी स्टार्ट करूंगा, दूसरी स्टोरी जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट में समझ आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेट अस अज्यूम, आप ऐसे ऐसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और आप मून मून को मून को देख रहे हैं। मेरी बात समझ आई? अब अगर आपने मून की मेजरमेंट लेनी है तो एक मून की मेजरमेंट लेने का स्टाइल ये है कि आप देख लें कि मून का डायमीटर कितना है। सरदार जी को डाउट है? नहीं। दूसरा स्टाइल ये है, दूसरा स्टाइल ये है कि मून जो आप पे एंगल डाल रहा है, मतलब पूरा जो मून है वो आपकी आंखों में जो पूरा एंगल डाल रहा है, आप उसको मेजर कर लीजिए। नहीं समझ में आया? समझ में सरदार आया। जी को डी जो है उसको बोला जाता है लीनियर लेंथ, और ये जो एंगल थीटा है इसको बोला जाता है एंगुलर लेंथ। विश्वमती का एनी डाउट? विश्वमती का एनी डाउट? ये फंडा हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिए फिर से। जब थीटा स्मॉल होता है, जैसे आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे अभी। जब आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, लेट अस अज्यूम मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से, वो के डिस्टेंस है। मेरी बात समझ आ गई? शिदार जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। ये जो फोटो बनेगी ना, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, जो फोटो बनेगी ना वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे बन जाएगी कि ये के है और ये डी है। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। नहीं समझ में आया सरदार जी?
मिस्टर अवंतिका, एनी डाउट? सुधा जी, कोई डाउट है? तो ये समझ में नहीं आया। हाँ, तो भाई बोलोगे, जब तक बोलोगे नहीं कि समझ नहीं आया तब तक मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आया नहीं आया? ओके, ध्यान से समझिए। सर, मैथ्स में एक फॉर्मूला आपने किया था, थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सुधा जी, याद है? पहला चैप्टर है क्लास 11th का। हाँ। याद है? हाँ। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप ये जो एंगल है, क्योंकि मून डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, मून को छोड़ के कोई और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जुपिटर ले लीजिए, सैटर्न ले लीजिए, ये सारे जो हैं डिस्टेंस, वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है। लेट अस अज्यूम इनका जो डिस्टेंस है वो अर्थ से के डिस्टेंस है। यहाँ तक समझ आ गया? और जो सैटर्न या प्लूटो आप ले रहे हैं उसका जो डायमीटर है वो डी है। सुधा जी, समझ आ गया? वेरी हाँ। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स का, वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स का ये जो एंगल थीटा होता है ये स्मॉल होता है। क्योंकि थीटा स्मॉल होता है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली इसके और इसके इक्वल हो जाता है। नहीं समझ में आया? तो जो इसलिए आर्क की लेंथ होती है वो उसका और उसका डिस्टेंस सेम हो जाता है। फिर से देख लीजिए, ये सर्कल है सर, ये थीटा, ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये के है। समझ आ गई स्टोरी? ये सुधा जी, हाँ जी। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब डिस्टेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो ये वाला जो के है वो ये वाले के और ये वाला भी के हो जाता है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ। इसको आप मान लेंगे डी और फॉर्मूला लगा देंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। नहीं समझ में आया? समझा। तो यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा, मैं इस फॉर्मूले को यूज भी करूंगा, बस समझने का नहीं डाउट क्लियर, मैं उस फॉर्मूले को यूज भी करूंगा कि लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। सदा जी को समझ नहीं आया? बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ऐसा इस, समझ आया। ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल टू थीटा इंटू के। ऐसे लिख लीजिए, ये डी है, ये, आई एम सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? एक सेकंड। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एक सेकंड यार, मैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो डी इज इक्वल टू थीटा के, तो लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ, ये एंगुलर डिस्टेंस टेबल को ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। मैं समझ गया? नहीं डाउट? फिलहाल ही कोई डाउट? नो सर, नो। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये चाहिए किस लिए, मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि मुझे किस लिए चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यार, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ज़रूरत क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा कि सर जी बोल क्या रहे हैं। ज़रूरत ऐसा है यार कि आपको ये तो समझ आ गया कि यहाँ बनती है सेंट्रल ब्राइटनेस। कोई डाउट है यहाँ तक? अभी यार ये जो स्लिट बनती है ना, इसकी जो विड्थ है वो है स्मॉल डी। स्लिट और स्क्रीन में जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। और ये वाला जो एंगल है, ये ये वाला एंगल है थीटा, तो ये पूरा एंगल बन जाता है टू थीटा। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इज टू थीटा इज इक्वल टू
लीनियर विड्थ अपॉन डी। मैं समझ गया, एनी डाउट इन इन व्हाट आई हैव रिटन? सरदार जी कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए? वैसे भी तुझे समझ आया नहीं आया? सरदार जी डाउट है तो बोलिए। हाँ सर, डाउट है। आई एम सॉरी यार, क्लियर नहीं आया। आप चैट पे भी डाल सकते हो। अर्ष आप चैट पे भी डाल सकते हो यार, बोलना जरूरी नहीं है, चैट पे भी डाल सकते हो। बस मुझे ये कंफर्म हो जाए कि कोई डाउट नहीं। चैट पे भी यस नो डाल सकते हो। सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ओके। यार देखो ऐसा है, इमेजिन कर लीजिए ऐसा, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ये थीटा है, ये एल है, ये आर है। तो आप यहाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हो ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये तो कोई डाउट नहीं है जो मैंने लिखा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मिस्टर अर्श। यहाँ तो डाउट नहीं है? अरे यस नो लिखो फटाफट। सर आवाज आ रही है? यस सर। आपको ये समझ आ गया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर? हाँ सर। तो अब मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यही थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर अगर मैं यहाँ पर लगा दूं, ये वाले ट्राइंगल में लगा दूं, ये ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, जिसकी जो विड्थ है वो ये ये लीनियर विड्थ है। तो वो लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है, जो कि है कैपिटल डी, वो लिखा है यहाँ पर। और ये वाला जो एंगल है वो है 2 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। कोई डाउट है? मिस्टर हर्षदीप कोई डाउट है? नो डाउट सर। तो इसको लिखा जाएगा, अब ये वाला जो 2 थीटा होता है ना यार, ये वाला जो 2 थीटा है इसको बोला जाता है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ जो है वो किसके इक्वल होती है? लीनियर विड्थ अपॉन डी। ये फॉर्मूला यूज होगा अभी, तो मैं नहीं चाहता आप फिर परेशान हो जाए, क्योंकि इशू देख लीजिए, ये जो सेंट्रल ब्राइटनेस है, ये सेंट्रल ब्राइटनेस के दो फॉर्मूले हमें चाहिए। एक तो हमें चाहिए इसकी एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ होती है ये 2 थीटा। और दूसरा जो हमें फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ लीनियर विड्थ। अब एक चीज शायद आपको समझ आ गए, आप फॉर्मूला करेंगे तभी समझ आएगी, उसके बिना नहीं समझ आएगी आपको। सॉरी, आप न्यूमेरिकल करेंगे तभी समझ आएगा, उसके बिना नहीं समझ आएगा। मेरे ज्ञान देने से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। जो लीनियर विड्थ है वो चलती है मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, और जो एंगुलर विड्थ है वो चलती है रेडियंस में। मित्रों, कुछ पल्ले पड़ा जो मैं समझाया अभी तक? मैं समझ गया, नहीं डाउट है लेर? सुधा जी को डाउट है? भाई आपको नोट्स सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके साथ बैठ के कल न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जहां भी डाउट होगा दोबारा से देख लेना। बट मैं आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो भी पहले जो 2 पेज हैं उसमें जो भी हम फॉर्मूला करेंगे उन सब के शॉर्ट एंड स्वीट मैंने नोट्स लिख दिए, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये जो अभी हमने डिस्कस किया वो ये लिखा हुआ है कि अल्फा, यहाँ अल्फा यूज किया हुआ है, नॉमेनक्लेचर अलग यूज की हुई है, अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया कि जो लीनियर विड्थ है दैट इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ इनटू स्क्रीन डिस्टेंस। यहाँ तो कोई डाउट है? वैसे भी कोई डाउट है? ये सारी बैकग्राउंड है। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको जो डाउट होगा मैं वहीं पर ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी मैं एज्यूम करूंगा कि जो हमने आज तक ज्ञानबाजी की है उस ज्ञानबाजी की वजह से चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थोड़ा सा मैं आपको नॉमेनक्लेचर समझा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है
ये फर्स्ट डार्क पॉइंट है। जैसा पॉइंट ये है वैसा पॉइंट यहाँ पर नीचे भी होगा इसका एक भाई, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। ये वाईडी डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क स्पॉट फ्रॉम मिडल ऑफ द स्क्रीन। यहां से एक वेवलेट एपी, यहां से एक वेवलेट बीपी, इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स है। और गला फाड़ फाड़ के आपको बता दिया गया है कि जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होगा तो मिनिमा होगा। लास्ट लेक्चर में आपको समझाया गया था कि दिस इज इनवर्स ऑफ इंटरफियरेंस। नहीं समझ में आया सरदार जी? डाउट है? मिस्टर वंतिका, एनी डाउट? मिस्टर वंतिका, एनी डाउट? मैं सिर्फ आपको 1 मिनट में मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है, ये वही डिस्कशन थी जिसमें यहां पर सिमिलर ट्रायंगल बना था और यहां से जितनी भी वेवलेट्स हैं वो ये वाली वेवलेट्स को कैंसिल कर रही थी। कुछ याद आया? ये वो वाला केस है। और अगर धक्के पे काम करना चाहते हो तो सिर्फ ये याद कर लो कि भैया, हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि हर किताब की अपनी अपनी नॉमेनक्लेचर होती है। मेरे जो नोट्स हैं उसमें स्मॉल डी जो है वो स्लिट विड्थ है, और कैपिटल डी जो है वो स्लिट, मैं इसको स्लिट बोल रहा हूँ, और स्क्रीन में डिस्टेंस है वो मैं कैपिटल डी बोल रहा हूँ। ये जो बीसी है, ये जो बीसी है, ये ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर जो है वो बीसी है, और बीसी जो है यही हमारा दोस्त है, हमारा सच्चा मित्र। ये पाथ डिफरेंस है, बीसी अपॉन डी। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। मैं समझते क्या? नहीं डाउट क्लियर? तो एक इक्वेशन जो आपको एकदम टैटू करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको बीच में ये लगना शुरू हो जाए कि यार मैं इतने फॉर्मूले कैसे याद रखूंगी। तो सिर्फ अगर आप ये याद रख लें कि पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, और ये डी साइन थीटा जब भी लैम्डा के बराबर होगा, मतलब इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जाती है कि जब भी डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होगा, तो ये जो कंडीशन है मित्रों, ये मिनिमा की कंडीशन है। और क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड पे है तो यहाँ एक प्लस माइनस लिखा होगा। ये बात समझ आ गई? मिनिमा की कंडीशन समझ आ गई डिफ्रैक्शन की? यस नो बता दीजिए। ओ यस नो कुछ तो लिख दीजिए, ये समझ आ गया। मिस अवंतिका का यस आ गया। ओके। तो डी साइन थीटा अगर प्लस माइनस एन लैम्डा के बराबर है तो आपको मिनिमा नजर आएगा। यहां तक तो आई थिंक क्लियर है। अब कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, एकदम सट 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 करके रिजल्ट आएंगे, जरा आराम से शांति से देखिए। डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर है। अगर मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ सेंट्रल ब्राइटनेस पे, अगर मैं फोकस करना चाहता हूँ सिर्फ सेंट्रल ब्राइटनेस पे, तो मुझे जो रिजल्ट, जो काम का रिजल्ट है वो सिर्फ ये है कि डी साइन थीटा जो है वो लैम्डा के बराबर है। कोई डाउट है? विश्वंती का कोई डाउट है? ओके। तो सेंट्रल ब्राइटनेस के लिए जो मेरी कंडीशन है, क्योंकि यार सेंट्रल ब्राइटनेस में तो जो एन है वो 1 के बराबर है, और सॉरी, सेंट्रल ब्राइट ओ, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा लॉजिक स्किप कर दिया। मैं बोल तो ठीक ही रहा हूँ बट थोड़ा सा मैंने लॉजिक स्किप कर दिया। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि यहाँ लॉजिक क्या लगता है। देखिए, ये फर्स्ट डार्क स्पॉट है, और ये मतलब ये अगर मिडल होगा, ये मिडल होगा,
ये फर्स्ट डार्क स्पॉट होगा, तो ये जो है ये सेंट्रल ब्राइटनेस होगी, सेंट्रल ब्राइटनेस। अब हमें क्या होता है यार, सेंट्रल ब्राइटनेस की ना ये वाली विड्थ चाहिए होती है, ये वाली विड्थ। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं निकालना चाहता हूं, मैं निकालना तो चाहता हूं सेंट्रल ब्राइटनेस, बट मैं यूज किसको करता हूं, फर्स्ट ब्राइट को ऊपर और नीचे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ये जो थीटा है, ये जो थीटा है और ये जो थीटा है, इसकी मदद से, ये जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले फंडे बता रहा था थीटा एल बाई आर से, इसकी मदद से मैं ये जो सेंट्रल ब्राइटनेस है यूजिंग डार्क स्पॉट्स, मैं सेंट्रल ब्राइट, समझ समझ गया व्हाट दिस इज द अप्रोच दैट वी आर टेकिंग, दैट ये यार पहला डार्क स्पॉट है, ये डार्क स्पॉट नीचे है, और ये हमारी सेंट्रल लाइन है, ये देखिए ये हमारी सेंट्रल लाइन है। तो हम यार बेसिकली पता क्या कर रहे हैं, हम ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, इसका डबल करेंगे, तो सेंट्रल ब्राइटनेस की विड्थ आ जाएगी हमारे पास। ये जो विड्थ आएगी यार, ये विड्थ तो आ जाएगी मिलीमीटर या सेंटीमीटर में। और ये एंगल अगर हमारे पास आ जाए और इसी के इक्वल ये वाला एंगल आ जाए, तो ये जो टू थीटा एंगल होगा ये हमारी होगी एंगुलर विड्थ, ये हमारी होगी एंगुलर विड्थ। और ये जो होगी ये होगी लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ। मैं समझ गया, नहीं डाउट मिस्टर अर्शदीप, एनी डाउट? ये अप्रोच ले रहे हैं हम, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं डार्क स्पॉट्स को यूज करके सेंट्रल ब्राइटनेस की विड्थ निकालूंगा। बेसिकली यार डिफ्रैक्शन में ना हर चीज उल्टी चल रही है, यूज कर रहे हो ब्राइट डार्क स्पॉट को, विड्थ निकाल रहे हो ब्राइट स्पॉट की, बट है बड़ा लॉजिकल, ऐसा नहीं कि जो दिमाग में आया चला ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, काफी लॉजिकल चीज है। ओके, तो अब देखिए, तो अब मुझे, मेरे पास जो कंडीशन है मित्रों वो है बी सी। भाई तू भी अभी आ जा, है ना। मेरे पास जो कंडीशन है यार वो ये है कि ये जो बी सी है ये डी साइन थीटा है, मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा है। और डी साइन थीटा, ये जो डी साइन थीटा है जब ये लैम्डा के इक्वल होगा, तो ऊपर और नीचे पहला डार्क स्पॉट होगा। और एक लेसन तो मैंने ले ही लिया है कि मैं इसको अपनी मर्जी से डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा को डी टैन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकता हूं। नहीं समझ में आया? अब टैन थीटा देख लो क्या है, अगर आप देख रहे हैं यहां से अगर मैं ये लाइन लगाता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली ये भी थीटा के इक्वल है। तो टैन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, ये वाई डी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू लैम्डा। बेसिकली मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, वाई डी का मतलब ये हुआ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस टू द फर्स्ट डार्क स्पॉट। सरदार जी इतनी इंग्लिश समझ आ गई? उसको वाई डी करके लिखा हुआ है, मिस्टर वंतिका, हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? तो वाई डी अगर इक्वल हो जाती है डी लैम्डा बाई डी, तो बेसिकली मेरी तकलीफ पूरी होगी यार, कि ये जो वाई डी है ये हो गया डी लैम्डा बाई डी। तो अगर आप मेरे से सेंट्रल ब्राइटनेस की विड्थ मांगेंगे, तो मैं उसको बोल दूंगा टू डी लैम्डा बाई डी। भाई नहीं समझ में आया अंकल जी ने क्या कर दिया? तो सेंट्रल ब्राइटनेस की विड्थ मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में इसके बराबर होती है। मिस अवंतिका, मिस्टर अर्शदीप, कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। मिस अवंतिका, मिस्टर अर्शदीप, कोई डाउट है तो रोकिए प्लीज। नो डाउट सर, ओके। तो ये जो यहाँ पर यार फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा ना, मैं तभी कह रहा था कि अगर आपको फंडे समझ आ रहे हैं तो हर चीज समझ आएगी। अगर किसी भी स्टेप पे आपने मिस किया ना, तो देन यू विल स्टम्बल। सो फॉर एग्जांपल आपको ना ये देख के डाउट आएगा कि अरे ये टू वाई डी क्यों लिखा हुआ है।
बेसिकली टू वाई डी इसलिए लिखा हुआ है कि वाई डी ऊपर है, वाई डी नीचे है, और ये टू वाई डी जो है ये टोटल सेंट्रल ब्राइटनेस की विड्थ है। नहीं समझ में आया? और ये किसके इक्वल होगी? 2d लैम्डा बाई डी के। नहीं समझ में आया भाई? मित्रों नहीं समझ में आया? तो सेंट्रल ब्राइटनेस, फिर से मैं आपको बार बार ना इस फोटो पे लेके आऊंगा ताकि आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग को थोड़ा आराम मिले, क्योंकि वैसे ही चीजें इतनी कंफ्यूजिंग है। तो मैं बार बार ना आपको इसलिए एक्चुअल इमेज पे लेके आ रहा हूं ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा शांति मिले कि हाँ यार, जो हिसाब किताब है वो ठीक चल रहा है। तो अब तक हमने जो रिजल्ट पे आगे वो ये आगे कि ये जो पूरी जो विड्थ है, दिस इज 2d लैम्डा बाय डी। तो आप बुक्स में जो फॉर्मूला देखेंगे वो देखेंगे लीनियर विड्थ इज इक्वल टू 2d लैम्डा बाई डी, ऐसे करके फॉर्मूला लिखा होता है। अब यहां पर स्लिट है, ये अब ये जो एंगुलर विड्थ होगी, ये जो एंगुलर विड्थ है, लेट अस अज्यूम मैं इसको अल्फा बोलता हूँ, लेट अस अज्यूम मैं इसको अल्फा बोलता हूँ, तो ये थीटा इज इक्वल टू एल। अब ये तो पूरा है यार, ये एल हो गया, 2d लैम्डा अपॉन डी, एल अपॉन आर। अब मेरा ये जो आर है वो कैपिटल डी है, तो ये कैपिटल डी। तो एंगुलर विड्थ होगी 2 लैम्डा बाई डी। भाई से भी नहीं समझ में आया? मिस्टर अर्शदीप नहीं समझ में आया? मिस अवंतिका नहीं समझ में आया? समझ में आया। तो एंगुलर विड्थ मित्रों होती है 2 लैम्डा बाई डी, और लीनियर विड्थ होती है 2d लैम्डा बाई डी। देर इज लॉट ऑफ नॉनसेंस फ्लोटिंग अराउंड। याद रखिए, ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, ये सेंट्रल ब्राइटनेस है। क्योंकि जस्ट टू ऐड टू द नॉनसेंस, कई बार आपसे ये वाली जो ब्राइटनेस है इसका विड्थ पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में है, सो यू गाइस कैन हैव फन। जैसे यहां पर ये जो सेंटर, मतलब सेकेंडरी ब्राइटनेस जो है उसका विड्थ भी पूछा जा सकता है, उसकी विड्थ की हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ अभी तक सेंट्रल ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, ताकि जो बेसिक चीजें हैं वो तो समझ आ जाए। वैसे समझते आर वी क्लियर टिल हियर? तो ये जो लिखा हुआ है ये एंगुलर विड्थ लिखा हुआ है। और फिर से जो लोग मेरे साथ हैं या जो इधर उधर फालतू की बातें नहीं सोच रहे, उनको समझ आ जाएगा कि ये जो 2 थीटा है वो 2 थीटा इसलिए लिखा हुआ है, ये 2 थीटा इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज एक थीटा ऊपर है, एक थीटा नीचे है, और ये पीछे जो है ये पूरा मिला के 2 थीटा बन जाता है। भाई समझ आ गया? और तेरा सर पे चोट लग जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मत कर वो सब काम। तो ये जो एंगल है ये बन जाता है 2 थीटा। सिंह साहब समझ आ गया? मिस अवंतिका समझ आ गया? बाकी आपको लगता है ओ अंकल जी हटा सावन की घटा, ये सब फालतू की बातें मत बताओ, फॉर्मूले बताओ, कि प्लग एंड प्ले वाला काम करो आप, ऐसे घुस घुस के बीच में बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर प्लग एंड प्ले का आप समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात, जो लीनियर विड्थ होती है वो ये है, जो एंगुलर विड्थ होती है वो ये है। सिर्फ एक बार याद रख लीजिए, लीनियर विड्थ मिलीमीटर में सेंटीमीटर में होती है, एंगुलर विड्थ थीटा मतलब रेडियन में होती है। एंगुलर विड्थ जो होती है वो एंगल होता है, और लीनियर विड्थ जो होती है वो लाइन होती है, लेंथ होती है। नहीं समझ में आया? मैं समझती का। और मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात चल रही है, ये किसी और मैक्सिमा की बात नहीं है। आपको समझ आ गया हर्षदीप जी? आपको समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट। ओके। यार ये ना एक ग्राफ आपके बुक्स में दिखाया जाता है, वो शायद ग्राफ अब आपको समझ आ जाए कि ये सेंट्रल ब्राइटनेस की इंटेंसिटी है जो सबसे ज्यादा है। इसको बोला जाता है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद एंगल थीटा इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इस ग्राफ का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे, ऊपर और नीचे, वैसे वैसे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कम होनी शुरू हो जाती है। मैं इसको समझाने के लिए फिर से आपको फोटो को दिखाता हूँ। फोटो में हर चीज जो थोरेटिकल है वो प्रैक्टिकल हो जाती है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन शायद आ रहा हो
एटलीस्ट मेरे दिमाग में आता था कि यार तुम इतना घुस घुस के क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, ना तो मुझे कभी एक्सपेरिमेंट करना, ना कुछ दीन वास्ता मेरा है नहीं। बट आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि दो चीजें आपको, दो रीजन बताऊंगा कि दो रीजन आपको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पहला रीजन ये है, अगर आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे, देयर इज अ वेरी, मतलब यही जो है ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स के सिलेबस में फिर से आता है, ये पहला रीजन है। दूसरा, जस्ट कंसिडर दिस टू बी अ वेरी गुड मेंटल एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स एक सेकेंडरी है, वो ये है कि आपने बोर्ड का पेपर देना है, बोर्ड के पेपर में इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। दैट इज ऑल आई कैन ऑफर यू। इसके सिवा मैं कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं दे सकता। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे, ओ अंकल जी इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरी लाइफ में है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी लाइफ में नहीं है। मिस अवंतिका माइट बी वंडरिंग कि सर वाई डू आई रिक्वायर इट बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। यार मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप जो माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें रेजोल्यूशन को स्टडी करने के लिए ये चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप मेडिकल में ही हैं और फिर से थोड़ा ग्रेजुएशन में प्योर मेडिकल साइंसेज में ही बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप और जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, व्यूइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, उसमें जब हर इंस्ट्रूमेंट की एक रेजोल्यूशन होती है, वो रेजोल्यूशन का फंडा समझने के लिए डिफ्रैक्शन बड़ा जरूरी है। तो मैंने आपको बीई का भी एग्जांपल दे दिया, मेडिकल का भी दे दिया, बोर्ड का भी दे दिया, और बाकी आपको लगता है यार, फिर भी आपको लगता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना, बट जस्ट कंसिडर इट टू बी अ वेरी गुड मेंटल एक्सरसाइज। सरदार जी समझ आ गया? मिस समझ हैव आई मेड माई पॉइंट क्लियर? ओके। तो हमने जब न्यूमेरिकल्स करने हैं तो ये न्यूमेरिकल्स में ये दो छोटे छोटे से फॉर्मूले डाल देने। ओके। तो यार ये तो बात होगी, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, हमने अभी तक जितना भी डिस्कशन की है पिछले 1 घंटे में, 15 मिनट मुझे और लगेंगे। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट डार्क स्पॉट से, और फर्स्ट डार्क स्पॉट को लेके, क्योंकि फर्स्ट डार्क स्पॉट ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, फर्स्ट डार्क स्पॉट का लॉजिक हमने समझ लिया। लॉजिक मतलब हमने पाथ डिफरेंस को लैम्डा डिफाइन करके लॉजिक समझ के सेंट्रल ब्राइटनेस का विड्थ निकाल लिया। तो एक किस्सा तो ये खत्म हो गया। अब दूसरा किस्सा भी 10 1 मिनट में, 10 15 मिनट में ये समझ लीजिए। कल हमने जब लेक्चर लिया था तो डिटेल में बात हुई, अब मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा स्पीड फास्ट रखूंगा। कल हमने जो बात की थी वो ये बात की थी कि अब ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर ये पाथ डिफरेंस बनता है 3 लैम्डा बाय 2, तो क्या होता है? अगर ये पाथ डिफरेंस बनता है 3 लैम्डा बाय 2, तो ये है मेरी पूरी स्लिट, स्लिट जिसकी विड्थ है स्मॉल डी। तो 3 लैम्डा बाय 2 पे मैं स्लिट के 3 इक्वल पार्ट्स कर देता हूं। ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2, ये जो पाथ डिफरेंस है ये है लैम्डा, और ये जो पाथ डिफरेंस है वो है 3 लैम्डा बाय 2। क्या आप यहां तक मेरे साथ हैं? सरदार जी मेरे साथ हैं? यस सर। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन अपने आप को नलीफाई कर देता है बेसिकली। ये रीजन से जितनी भी वेवलेट्स यहां तक जाती हैं, ये रीजन से जितनी भी वेवलेट्स, मतलब यहां जितनी भी वेवलेट जा रही हैं और जितनी भी वेवलेट जा रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। सिर्फ ये वाली जो है ये यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस करती हैं। और ये जो सारा मैंने इंग्लिश मारी, ये इंग्लिश आपको, ये देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसको, ये 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 पहली, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, किताबों में क्वेश्चंस में ऐसा करके लिखा होगा। इसको बोला जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोला जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा, किसी को जोश आया तो इसको वो प्राइमरी मैक्सिमा भी बोल देगा। इसकी इंटेंसिटी कम है, देख के ही समझ आ रहा है क्यों कम है। क्योंकि जो स्लिट में से जो लाइट निकली, ये सारी लाइट तो कैंसिल ही होगी, सिर्फ ये जो लाइट है ये जाके यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कर पाई। और यही लॉजिक 3 लैम्डा बाय 2 के लिए, 5 लैम्डा बाय 2 के लिए, 7 लैम्डा बाय 2 के लिए ट्रू है। इसलिए एक कंडीशन बन जाती है
इसलिए एक कंडीशन बन जाती है, इसलिए एक कंडीशन बन जाती है। प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिए, इतनी डिटेल में कोई भी आपको नहीं समझाएगा, आप थोड़ा सा फोकस बना के रखिए। तो इससे एक कंडीशन बन जाती है कि भैया, जब भी पाथ डिफरेंस जब भी पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 के बराबर होगा, तब हमें ब्राइटनेस नजर आएगी। सर आज कोई डाउट है तो रोकिए, मैं समझ एनी डाउट प्लीज नो डाउट। आप में। इसमें एक चीज भाई याद रखनी है, आप समझदार बच्चे हैं, खुद से समझ आएंगे। यहां पर n = 0 काम नहीं करता। ये जितनी भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप कंपटीशन में अच्छा रैंक लेना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन वाले क्या करेंगे, घुस घुस के आपसे, उनको पता है कि यार बोर्ड के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो तो बच्चे रट के पहुंच जाते हैं, वो गाइड बुक्स और ये सब पढ़ के बोर्ड के बड़े ऑब्वियस से क्वेश्चंस होते हैं, तो कंपटीशन वालों को भी पता है कि यार वो बोर्ड के बच्चे तो कर जाते हैं। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे महाराष्ट्र सीईटी में जाएंगे, चाहे आप जेई मेंस में जाएंगे, उसमें ये जो छोटी छोटी पतली एकदम महीन बातें वो आपसे पूछी जाएंगी। तो याद रखिए, ब्राइटनेस का जो जनरल फॉर्मूला है 2n+1 λ/2, दैट डजंट वर्क फॉर n = 0। नहीं समझ में आ रहा? पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस स्टार्ट होता है 3 λ/2 5 λ/2 से। मिस्टर अर्शदीप को डाउट है तो रोकिए। नो डाउट। तो उसके बाद तो यार, अगर आपको ये सारा बातें समझ आ गई, बाकी तो बातें सारी सिंपल ही हैं। बिकॉज फिर से जैसे हमने पहले किया था, अब मैंने थोड़ा, क्योंकि मैं ब्राइटनेस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसको अब θ1 बोल दिया। तो ये जो पाथ डिफरेंस BC है, ये d sin θ1 होगा। तो मैं कंडीशन बता दूंगा कि जब जब d sin θ1 3 λ/2 के बराबर होगा, या जनरल d sin θ1 अगर 2n+1 λ/2 के बराबर होगा, तो मुझे ब्राइटनेस नजर आएगी। मिस अवंतिका, आर बी क्लियर? मिस अवंतिका, आर बी क्लियर? ओके। और फिर क्योंकि फिर से स्मॉल एंगल एजम्पशन आप करके साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, तो ये फिर से फॉर्मूला आ जाता है कि भैया, जो ब्राइटनेस का एंगल है, जो जनरल एंगल है, दैट इज गिवन बाय 2n+1 λ/2d। कैसे? ये वाला जो डी है वो इसके यहाँ पैर में आ गया। समझते एनी डाउट? सो दिस इज अनदर फॉर्मूला विच विल बी यूज्ड फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। सो राजी, कोई डाउट है? मिस्टर आरसी, कोई डाउट है? नो डाउट। मिस्टर अवंतिका, कोई डाउट है? ओके। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ब्राइटनेस के लिए। इससे पहले जो फॉर्मूले हमने यूज किए, ये जो फॉर्मूले हैं, ये सेंट्रल ब्राइटनेस की विड्थ के फॉर्मूले हैं। ये जो यहां पर रिजल्ट लगा था, ये रिजल्ट है डार्क स्पॉट्स के लिए, कि कहां कहां किस किस एंगल पे आपको डार्क डार्क स्पॉट मिलने वाला है। अब देखिए, थोड़ा सा बात समझिए, मैं इस रास्ते पे जा नहीं रहा, बट मैं आपको एक बार सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ। इसके बाद जैसे महाराष्ट्र बोर्ड वाले हैं, मैं आपके साथ नहीं करूंगा, चिंता मत कीजिए। जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले हैं वो क्या करते हैं, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा भी निकालते हैं। इसका मतलब सिर्फ मैं आपको समझा देता हूं, आपके साथ नहीं करने वाला, चिंता मत कीजिए। महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसका विड्थ निकालना भी पूछा जाता है। इसका विड्थ भी, इसका भी निकाला जाता है। तो उसका भी प्रोसीजर इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बट अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। आप, आई डोंट वांट यू टू कंप्लीटली गेट लॉस्ट। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एक बार मैं आपको रिकैप करके बता देता हूँ। सेंट्रल ब्राइटनेस बीच में बनता है। मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो ये है कि भाई d sin θ जो है वो 2n+1 λ/2 आता है। ये प्लस माइनस इसलिए नजर आ रहा है, आप समझ गए हैं, क्योंकि ऊपर भी ब्राइटनेस आएगा, नीचे भी ब्राइटनेस आएगा। मिनिमा की जो कंडीशन है उसमें d sin θ जो है वो n लैम्डा के बराबर है। मैं आपकी कंफ्यूजन समझ रहा हूँ। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, तो एक्चुअल में आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला
आप लिख सकते हैं, और एक दूसरा फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, डी साइन थीटा यार एक्चुअल में पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स। तो शॉर्टकट ये है कि जब डेल्टा एक्स 2n+1 लैम्डा बाई टू होगा, और डी डेल्टा एस अगर एन लैम्डा होगा, तो एक बार मैक्सिमा होगा, एक बार मिनिमा होगा। सरदार जी मेरी बात समझ आ गई? यस सर, समझे। दो फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। याद रखिए, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ भाई, जब एंगुलर विड्थ की बात हो रही है तो एंगुलर विड्थ का जो यूनिट है वो रेडियन होता है। उसके बाद जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है लीनियर विड्थ का। लीनियर विड्थ क्योंकि बहुत छोटी है, तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में होती है, मीटर में आपको नहीं नजर आएगी आपको। ऑब्वियस रीजन है वो समझ आ गया होगा। तो चार फॉर्मूले मित्रों ये हैं। इसके बाद एक छोटी सी बात करूंगा, ज्यादा टाइम इस पर लगाऊंगा नहीं। आपने, अगर आप देख रहे हैं यहां से, आप वो एंगल निकाल सकते हैं जिस एंगल पे, जैसे मैं अगर जैसे मैं अगर 5 लैम्डा बाई 2 लेता हूं, तो 5 लैम्डा बाई 2 पे, 5 लैम्डा बाई 2 अपॉन डी पे पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। मेरी बात समझ में आई? सरदार जी बात पकड़ पाए? भाई समझ आया नहीं आया, या दिमाग ब्लॉक हो गया? चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल का लेक्चर में मैं आपको ये जो 5 और 6 लिखा हुआ है ये मैं आपको बता दूंगा। मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ मैं आपको बेसिक से न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, जिसमें सिर्फ ये जो चार फॉर्मूले हैं, ये चार फॉर्मूले यूज होंगे, उनको करने की ट्राई कीजिए, ताकि कल जो मैं थोड़ा सा लेवल ज्यादा बढ़ा के आपको ये लास्ट फेज समझाना चाहता हूँ, तो आप वो समझ पाए। मिस्टर वंतिका, इज इट क्लियर व्हाट आई हैव सेड? तो मैं आपको डिफ्रैक्शन के बड़े ही सिंपल फॉर्मूले भेजूंगा, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स भेजूंगा ऐसे, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल, जिसमें सिर्फ आपको मैं वैल्यूज डाल डाल के आपको आंसर निकालना है, सिर्फ वो करने की ट्राई कीजिए। सरदार जी समझ आ गया? यस सर। मिस्टर वंतिका, इज इट क्लियर? ठीक है। तो ओके, मैं एक टिपिकल सा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि इस पे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये एटलीस्ट समझ तो आ रहा है। देखिए, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन अ नैरो स्लिट ऑफ विड्थ इतना, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ फोकल प्लेन close to the slit and screen. Find the angular separation between the first secondary maxima on either side of the सेंट्रल मैक्सिमा। बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। सरदार जी समझ पाए क्वेश्चन को? यस। अब जैसे और कोई सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सिंपल क्वेश्चन ही आपको भेजूंगा। जैसे ये ले लीजिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ स्लिट 0.5 millimeter. Find the distance between the two dark bands on either side of the central bright band of the diffraction pattern observed on a screen placed at 2 meter from the slit. अब अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए, आप तीनों में से जो भी क्वेश्चन को समझ पाया होगा, उसको बेसिकली ये समझ आ जाएगा कि इन्होंने ये बेसिकली सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर लेंथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है, क्योंकि यहां पर एक डार्क स्पॉट है, यहां पर एक डार्क स्पॉट है, और यहां नीचे यहां नीचे एंगल पूछा जा रहा था, और यहां पर डिस्टेंस पूछा जा रहा है। सरदार जी नहीं समझ पाए? समझ आया सर।
समझते, हैव यू अंडरस्टूड? अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको तभी बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला देखने में सिंपल है, बट उसके पीछे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है. A light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a slit of width 3 mm. Calculate the linear width of central maxima on a screen kept 3 मीटर away from the slit. इजी सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ निकालनी है. तो मैं आपको ऐसे चार पांच क्वेश्चन भेजूंगा यार सिंपल से, सिर्फ वो सिंपल से क्वेश्चन कर लीजिए. उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक और करेंगे, मतलब यहाँ डिफ्रैक्शन से एक टॉपिक और करेंगे. वो जो टॉपिक है वो सिर्फ जो आपने मैक्सिमा या मिनिमा इन टर्म्स ऑफ एंगल निकाला है, उस मैक्सिमा या मिनिमा को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी निकाल सकता है. क्योंकि हम इस पे ज्यादा टाइम काफी लगा चुके हैं, मतलब हमने काफी डिटेल में समझा है. ये छोटा सा टॉपिक है, आपको 5-10 मिनट में कल के लेक्चर में समझ आ जाएगा. उसके बाद डिफ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, और डिफ्रैक्शन के बाद हम चलेंगे रेजोल्यूशन पे. आई थिंक रेजोल्यूशन है, दो तीन छोटे छोटे से टॉपिक है, दो तीन छोटे छोटे से टॉपिक है. एक टॉपिक रहता है रेजोल्यूशन, और तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यार. कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, एक ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं. फिर वो डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये पूछ लेते हैं. मैं थोड़ा सा आइडिया, डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया आपको पोलराइजेशन का दे दूंगा. एक लेक्चर इस पे लगेगा, शायद एक लेक्चर इस पे लगेगा. पोलराइजेशन आपके साथ डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दूंगा बस, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये शायद एक ही लेक्चर का काम है. तो शायद एक ही लेक्चर में, शायद कल के ही लेक्चर में ये इसको खत्म कर देंगे, साथ में थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. यहाँ न्यूमेरिकल्स ये कल डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और उसके बाद जो लेक्चर है उसमें रेजोल्यूशन कर लेंगे. तो ये वीक में आपका ये वाला वॉल्यूम 2 का जो काम है वो सारा खत्म हो जाएगा. मीटिंग बंद कर रहा हूँ दोस्तों, कल मिलते हैं. कल मिलेंगे 6:30 पे, 6:30 पे. सर आज ही मीटिंग बंद कर रहा हूँ. ओके सर, थैंक यू सर.